जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस पेपर सेकेंड ईयर आईटीआई सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको क्लास में बताए हैं, जो हमारी लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में होती है समांतर पथों की संख्या इक्वल टू पोलों की संख्या के। ठीक, और सिंप्लेक्स यहाँ पे डुप्लेक्स कहा है, यहाँ पे डुप्लेक्स मतलब 2 का मल्टीप्लाई नहीं, तो डुप्लेक्स में समांतर पथों की संख्या हो जाएगा, समांतर पथों की संख्या 2 गुणे पोलों की संख्या। ठीक, तो यहाँ 2 गुणे पोल की संख्या कितनी है, समांतर पथों की संख्या इक्वल टू पोलों की संख्या, तो यहाँ पे पोलों की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वाइंडिंग किस प्रकार का परीक्षण दर्शाया गया है। देखिए ये फिगर में दर्शाया गया है, तो हम आपको फिगर में बता दें कि देखिए यहाँ पे हमारा लाइन है, यहाँ पे न्यूट्रल है। ठीक, यहाँ पे गया है, यहाँ पे हमें प्रतिरोध दर्शाया गया है। ठीक, तो ये प्रतिरोध परीक्षण है। ठीक है, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे प्रतिरोध हो रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवता टेस्ट। तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएं कि ये कौन सा टेस्ट है, आप प्रतिरोध टेस्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए घरेलू बिजली सर्किट, ऑप्शन नंबर बी बैटरी चार्जिंग सर्किट, ऑप्शन नंबर सी लिफ्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर डी सड़क प्रकाश। हम आप सबको बताए हैं कि जो लिमिट स्विच होती है वो लिफ्ट के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिफ्ट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। देखिए हम आप सबको बताए हैं, जो स्टार्टर वाइंडिंग हो शॉर्ट और ओपन, शॉर्ट सर्किट और ओपन जो फॉल्ट यूज किया जाता है, फॉल्ट परीक्षण टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है, आंतरिक आंतरिक ग्राउंडर द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए डिजिटल मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक ग्राउंडर, ऑप्शन नंबर सी टोग परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी बाहरी ग्राउंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंतरिक ग्राउंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार में अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयोग किया जाता है। ठीक, हम आप सबको क्लास में बताए भी हैं, पढ़ाए भी हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में हम बताएं, इसमें फ्लक्स के रास्ते जो मतलब डिफरेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लक्स के रास्ते होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भारी भार में अचानक यूज नहीं किया जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक, और सीरीज मोटर में हम जानते हैं ये इसकी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है, तो लेकिन इसमें अचानक नहीं, ये लोड पर ही चलता है सीरीज मोटर, इसलिए यह इसमें ये ऑप्शन हमारा नहीं। और शंट मोटर नो लोड पे चलता है, तो इसलिए हमारा शंट मोटर भी नहीं होगा। अब संचयी यौगिक मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है, ये हमारी भारी भार अचानक भारित करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए टाइमर, ऑप्शन नंबर बी रिले, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी संयोजक। जैसा कि देखिए हम कंट्रोलिंग के लिए जो डिवाइस होती है, कंट्रोलिंग ऑपरेटर्स करने के लिए हम टाइमर का यूज किया जाता है, इसमें टाइमर लगा रहता है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीवीएफडी का फुल रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो हम आपको बताए भी हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हम देखिए वाइंडिंग के बारे में बताए हैं, तो यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग के लिए हम कापर का यूज करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है कास्ट आयरन बार, ऑप्शन नंबर बी तांबा बार, ऑप्शन नंबर सी
स्टेनलेस स्टील बार। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन स्टील बार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया यक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो हमारा चिन्हित यक्ष है इसका क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए भी हैं जो चिन्हित किया गया है यक्ष ये क्या है। तो ये चिन्हित जो होती है लॉक होती है, ठीक, ये की लॉक होती है। यहाँ पे हमारा जो बाइंडिंग दिखा है ये की लॉक, यहाँ पे लॉक किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, वायु परीक्षण बनाने के लिए। ऑप्शन बी स्नेहक उद्देश्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट के आसानी से हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ठीक, ये हमारे लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। चित्र में दर्शाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है एसी सिंगल फेज मोटर है, तो इसका ये पूछ रहा है कि किसका डायग्राम है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है हम आप सबको फिगर के द्वारा बताए भी है पढ़ाए भी हैं। तो ये हमारा जो फिगर है रिपल्सन मोटर का है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए शेडेड पोल मोटर। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी संधारित्र मोटर। ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर डी रिपल्सन मोटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए विकृति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर डी प्रवर्धक कारक को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पलीफायर सर्किट में जो नकारात्मक फीडबैक होते हैं वो विकृति को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे में किस प्रकार की लाइन का इंसुलेटर यूज किया जाता है। देखिए हम बताए हैं जो हमारा निलंबन इंसुलेटर है हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो साइकिल इंसुलेटर है लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। और इसमें निलंबन जो इंसुलेटर होता है हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें डिस्क टाइप का होता है। और साइकिल इंसुलेटर है जो लाइन के समाप्ति में यूज किया जाता है, और ये लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। जो हमारी नीड है ये लो वोल्टेज में होता है, ये हाई वोल्टेज होता है, ठीक। स्टैंड इंसुलेटर ये ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। और पिन इंसुलेटर जो होती है हमारी ये एक्स्ट्रा हाई है, ये हाई एच बी होता है, ठीक। ये 11 के बी से 33 के बी तक होती है। और ये लो वोल्टेज जो होती है 220 वोल्ट से 220 वोल्ट, और ये 33 के बी से 100 इतना होती है। तो यहाँ पे हमारा लाइन समाप्ति कोने के खंभे के लिए हमारा साइकिल इंसुलेटर यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य है। देखिए हम आप सबको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए भी हैं कि एसी ड्राइव में हमारा आईजीबीटी का कार्य क्या करता है। तो ये इसमें क्या करता है, मोटर को दी गई पावर को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो आईजीबीटी एसी ड्राइव करता है आईजीबीटी का कार्य क्या है, तो ये मोटर को दी गई पावर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है, ठीक है। हम हम आप सबको बताए भी हैं कि जो हमारी ईएमएफ इक्वल टू होता है 4.4 फाई एफ टी, ठीक। ये हमारे अल्टरनेटर के लिए ईएमएफ का समीकरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 6 पोलों वाली एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या है, ठीक है। तो हम आप सबको बताए भी हैं सिंक्रोनस गति ज्ञात करने के लिए एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, इसी सूत्र से हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 गुणे 50 हर्ट्ज बटे 6, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 1000, ठीक, 1000 आरपीएम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डीसी मोटर में बलाघूर के समानुपाती कौन सा है। देखिए डीसी मोटर जो होती है ये बलाघूर के समानुपाती कौन सा है। तो हमारे डीसी मोटर में देखिए हम बताए भी हैं सूत्र जो होता है डीसी मोटर में बलाघूर मतलब टार्क के समानुपाती क्या होती है। तो बलाघूर के समानुपाती जो हमारी टार्क होती है, ठीक, टार्क होती है आई ए होता है डीसी मोटर में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट आई ए
तो यहाँ पे IA, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, बलागुर जो होती है आर्मेचर करंट के समानुपाती। यहाँ IA हमारा क्या है, IA हमारा आर्मेचर करंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रिले बिजली काट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज रिले, ऑप्शन नंबर बी डील रिले, ऑप्शन नंबर सी दोहरा रिले, ऑप्शन नंबर डी लैचिंग रिले। जो हमारी लैचिंग रिले है वो बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को इसी स्थिति में जकड़े रखता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप का उपयोग क्या है, स्कोप का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, ऑप्शन नंबर बी फेज अनुक्रमण को संयोजित करें, ऑप्शन नंबर सी आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, ऑप्शन नंबर डी समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। देखिए सिंक्रोनस स्कोप का उपयोग जो हमारा है समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। फिगर के द्वारा एसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से हमारा पूछ रहा है कौन सी विधि है, ये हमारा टाइपेड फील्ड मेथड है, टाइपेड फील्ड विधि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। दो अल्टरनेटर के नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, ऑप्शन नंबर डी दोनों अल्टरनेटरों की फ्रीक्वेंसी समान है। देखिए जब दो अल्टरनेटर समांतर प्रचालन में डार्क लैंप विधि द्वारा तीनों लैंप जब डार्क हो जाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो क्या हो जाएंगे, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर के द्वारा दर्शाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये देखिए हमारी फिगर दर्शाया गया है, हमारा रियोस्टेट है, आर्मेचर है, यहाँ पे हमारा सीरीज फील्ड लगाया गया है। ये पूछ रहा है कि ये क्या हमारा है, तो यहाँ पे हमारा देखिए फिगर जो हमारा डीसी सप्लाई दिया गया है, तो ये हमारा फील्ड डाइवर्टर है, ठीक है। फील्ड डाइवर्टर विधि का आर्मेचर डाइवर्टर मेथड विधि है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन नंबर आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो ये हमारे फिगर के माध्यम से हमारा ये है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है, देखिए हमारी डिस्चार्ज जो सेल होती है इसमें आंतरिक प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है। तो डिस्चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध हमारी अधिक हो जाती है क्योंकि इसमें करंट कम हो जाता है, जहाँ पे प्रतिरोध अधिक होगा वहाँ पे करंट हमारा कम होगा। तो डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज के माध्यम से ही हमारा ये यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध यहाँ पे अधिक हो जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव जो होता है अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है कम क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक बुलियन बीजगणित को हल करने की मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर के तापमान को कम करने के लिए। तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है बहुत कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े चार सेल इतना है 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर घंटा के रूप में रेट की गई है। तो इसमें पूछ रहा है वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे समांतर में जुड़ा है, समांतर में देखिए चार सेल जुड़े हैं, ठीक। तो समांतर में वोल्टेज जानते ही हैं समान होता है, ठीक। और करंट जो होती है भिन्न भिन्न होती है, तो ये जो हमारी वाट ये घंटा है ये भिन्न भिन्न होती है, तो समांतर तो यहाँ पे 8 4 है, तो यहाँ पे 8 गुणे 4 बार समांतर में जुड़े हैं 4, तो 8 चौक 32 AH हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। कहे कि समांतर क्रम में वोल्टेज हमारा समान होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए डीसी मोटर में हम बताए हैं कि इसकी बैक ईएमएफ की जो सूत्र होती है ईबी इज इक्वल टू होता है वी माइनस आई ए आर ए। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है मोटर के लिए। जनरेटर के लिए सेम यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जनरेटर के लिए हो जाएगा बैक ईएमएफ जो हमारे हो जाएगा वी प्लस आई ए आर ए। ठीक, ये जनरेटर के लिए है, ये है मोटर के लिए। तो यहाँ पे हमें मोटर के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक इंडक्शन मोटर के 8 कनेक्शन के प्रतिरोध की जांच किस रखरखाव अनुसूची में की जानी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मासिक, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक, ऑप्शन नंबर सी दैनिक, ऑप्शन नंबर डी साप्ताहिक। तो यहाँ पे हम जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसके अर्थ कनेक्शन में जो प्रतिरोध की जांच की रखरखाव की सूची होती है वो वार्षिक होती है। ठीक, ईयरली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए यहाँ पे हमारा डायग्राम दिखाया गया है ऑसिलेटर का। ठीक, यह कैपेसिटर इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है R1, यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक, यहाँ पे सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये दूसरे हार्मोनिक रूप में रद्द करने के लिए, 60 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, शोर विरूपण को रद्द करने के लिए, सिग्नल को 180 से फेज शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। एक सक्रिय घटक कौन सा है? देखिए हम एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के बारे में आप सबको बताए भी है, पढ़ाए भी है। तो जो हमारी एक्टिव कंपोनेंट होती है, ठीक, एक्टिव कंपोनेंट होती है वो किसमें होती है? एक्टिव कंपोनेंट जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं ट्रांजिस्टर आता है, जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है, ऑसिलेटर आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से आए वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं, और जो विद्युत के माध्यम से आए वो पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक, तो पैसिव कंपोनेंट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल के माध्यम से। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। जो एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम जो इसके घटक कंपोनेंट पाए जाते हैं, और पैसिव कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट वैद्युत संबंधी जो होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेटर प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए हमारे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए हम क्या करेंगे? मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उच्च धारा ले जाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी उच्च बाधा वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रतिरोध रेंज, ऑप्शन नंबर डी उच्च चापी चालकता। तो जर्मेनियम की तुलना में जो हमारे अधिकांश अर्धचालक उपकरण है सिलिकॉन के द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि सिलिकॉन में उच्च बाधा वोल्टेज होती है, मतलब हाई बैरियर वोल्टेज होती है। ठीक है, इसलिए इसकी तुलना में सिलिकॉन द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और जर्मेनियम का हमारा बैरियर वोल्टेज जो होता है, देखिए जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज जो होता है हमारा 10.3 वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, लेकिन सिलिकॉन का हमारा क्या हो जाएगा बैरियर वोल्टेज, ये हमारा सिलिकॉन का हो जाएगा 10, सिलिकॉन का हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा 10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज़्यादा इसका हुआ ना, इसलिए इसका बैरियर वोल्टेज अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? देखिए हम यूजेटी के बारे में पढ़ाए भी हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिलैक्टेशन ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग प्रयुक्त वायरिंग की सहायता का उपकरण नाम क्या है? देखिए यहाँ पे पैनल वायरिंग दिखाया गया है, तो इसका पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डीन रेल, ग्रोमेट्स, ऑप्शन नंबर सी रेस वेज, ऑप्शन नंबर डी जी चैनल। यहाँ पे हमारा देखिए दिखाया गया है फिगर के माध्यम से कि वायरिंग उपकरण का नाम क्या है। तो ये हमारी जो वायरिंग है डीन रेल है, ये रेल जो होती है ना ट्रेन की, रेल की पटरी की तरह है। तो यहाँ पे हमारा ये डीन रेल हो जाएगा। ठीक, ये वायरिंग जो हमारी है डीन रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सब स्टेशन का नाम क्या है जिनके सभी उपकरण स्टेशन भवन के भीतर स्थापित किए गए हैं?
ऑप्शन नंबर ए आउटडोर सब स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडोर सब स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी प्लीथ माउंटेन सब स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी पोल माउंटेन सब स्टेशन। ठीक, तो हम आप सबको बताए गए हैं कि सब स्टेशन जो होती है भवन के भीतर की जाती है वो इंडोर टाइप की होती है। आउटडोर टाइप की जो होती है हमारा आउटडोर टाइप की जो होती है सब स्टेशन जो भवन के बाहर लगाए जाते हैं वो आउटडोर टाइप के होते हैं सब स्टेशन, और भवन के जो भीतर लगाए जाते हैं वो इंडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेका, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीन, ऑप्शन नंबर सी कास्टाइन, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। तो हम आप सबको पिछले क्लास में पढ़ाए भी हैं जो प्रतिरोध स्टार्टर जो होती है हमारी डीसी मोटर में स्टार्टर्स होती है, इसको शुरू करने के लिए जो हमारी इंसुलेटर सामग्री यूज करी जाती है वो यूरेका है। ये हमारा चालकता, इंसुलेटर में प्रतिरोध को शुरू करने के लिए जो हमारी सामग्री यूज जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यूरेका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए इंडक्शन मोटर के जो रोटर होते हैं इसमें वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, ऑप्शन नंबर बी स्टेटर से सीधा संबंध, ऑप्शन नंबर डी स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर का कार्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण। देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, इंडक्शन मोटर जो होती है इसमें वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जाता है हम आप सबको पिछली क्लास में बताए भी हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है क्या करता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ये स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसकी स्टेटर वाइंडिंग तो स्थिर रहती है लेकिन रोटर वाइंडिंग रोटेट कर लेती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग स्थिर रहती है लेकिन इंडक्शन मोटर में दोनों वाइंडिंग स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, और जो इंडक्शन मोटर जो है हमारे फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है इंडक्शन मोटर हमारा। तो जो स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसफार्मर के कार्य के द्वारा, जो ट्रांसफार्मर में कार्य क्या होता है जानते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा ये कार्य करता है। ठीक, तो ऐसे ही हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टेटर और रोटर ट्रांसफार्मर के द्वारा कार्य जो होता है वो इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर डी डीसी शंट मोटर। देखिए जो हमारी डीसी मोटर होती है वो निरंतर जो गति ड्राइव किया जाता है वो डीसी शंट मोटर में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? देखिए पूछ रहा है कि डीसी जो जनरेटर होती है में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। तो वेव वाइंडिंग, देखिए हमारे वेव वाइंडिंग और लाइव वाइंडिंग दो होती है। तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वो वेव वाइंडिंग जो होती है हमारी श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है। जो वेव वाइंडिंग हमारी होती है, वेव वाइंडिंग जो होती है ये श्रेणी क्रम में होती है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, उच्च होता है, वोल्टेज उच्च होता है और करंट क्या होता है, निम्न होता है। वेव बाइंडिंग में वोल्टेज उच्च होगा और करंट निम्न होगा, लेकिन यहाँ पे लैव बाइंडिंग में क्या हो जाएगा, वोल्टेज निम्न हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। हम आप सबको पढ़ाए भी हैं, इसका प्रैक्टिकल भी कराए। ठीक है, तो अब हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वोल्टेज अधिक होता है और करंट कम होता है वेव बाइंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कम धारा उच्च वोल्टेज। थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन कितना होता है, कला विस्थापन कितना होता है? ठीक, हम आप सबको बताए भी हैं, थ्री फेज जो होती है वाइंडिंग में जो फेज विस्थापन होती है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक, वो 120 डिग्री का होता है और सिंगल फेज मोटर में जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, यहाँ पे तब हमारा थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग में 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आप